डिस्ट्रीब्यूशंस, किस सवाल में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, उसके लिए सबसे पहले मैटर करता है कि वेरिएबल आपका कौन सा है। सबसे पहले आपने देखना है क्वेश्चन में आपने कि वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल ब्रॉडली हम क्लासिफाई करें, तो वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जंप करते हैं। नॉर्मली वो फ्रैक्शन में नहीं होते, लेकिन जरूरी नहीं है फ्रैक्शन में हो भी सकते हैं। लेकिन बस याद रखना, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे वो जंप करते हैं, दूसरी वैल्यू से तीसरी वैल्यू पे जंप करते हैं, बीच में कोई वैल्यू नहीं होती। ये डिस्क्रीट वेरिएबल की पहचान है। मतलब जिस तरह से कॉलर साइज है वो 14.5 हो सकता है, फिर उसके बाद 15.0 होता है, फिर 15.5 होता है। अब ये एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जंप करता है, बीच में 14.7 कोई वैल्यू नहीं होती। बीच में याद रखना, तो डिस्क्रीट वेरिएबल फ्रैक्शन में हो सकता है, ये बात याद रखनी है। कॉलर साइज उसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है आपने कि डिस्क्रीट वेरिएबल फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक हो गया जी। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है बच्चों को, बहुत सारी जगहों पे ये चीजें क्लियर नहीं है। ये बात याद रखनी है कि डिस्क्रीट वेरिएबल जो है फ्रैक्शन में हो सकता है। तो बहरहाल मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमेशा एक इंटीजर होता है, होल नंबर होता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशान वाली बात नहीं है। अच्छा जी, तो वो एग्जांपल देख लेते हैं जी डिस्क्रीट वेरिएबल की, जो क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल के सवाल कैसे पहचाने जाएंगे उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब नंबर ऑफ मैचेस कौन सा वेरिएबल होता है जी, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ये पहली एग्जांपल है। नंबर 2 कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स डिस्क्रीट वेरिएबल है। डाइसेस डिस्क्रीट वेरिएबल है। कार्ड्स डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स डिस्क्रीट वेरिएबल है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। नंबर ऑफ कीबोर्ड्स डिस्क्रीट वेरिएबल है। आइटम्स गुड हो या डिफेक्टिव हो, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। ठीक हो गया जी। नंबर ऑफ प्लेन्स, नंबर ऑफ एरर, ये कौन सा वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। ठीक है जी, ये एग्जांपल है किस चीज की जी, डिस्क्रीट वेरिएबल की, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है जी। अच्छा जी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, विच कैन एग्जिस्ट ऑन एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। वो फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, होल नंबर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, किसी भी वैल्यू आप अज्यूम करें तो आपको उस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल एज, एज किसी भी डिविजिबल फ्रैक्शन पे हो सकती है। हाइट किसी भी डिविजिबल फ्रैक्शन पे हो सकता है। टेम्परेचर किसी भी डिविजिबल फ्रैक्शन पे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है जी। स्पीड किसी भी फ्रैक्शन पे एग्जिस्ट कर सकती है। और क्या क्या एग्जांपल हो सकती है, सैलरी किसी भी डिविजिबल फ्रैक्शन पे एग्जिस्ट कर सकती है। टाइम किसी भी डिविजिबल फ्रैक्शन पे एग्जिस्ट कर सकता है। हाइट, वेट, ठीक है जी, ये सारे के सारे वो एग्जांपल्स हैं जो किसी भी डिविजिबल फ्रैक्शन पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पहचानी जाएगी, वो डिपेंड करता है वेरिएबल पे। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, ये है।
कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, ये है। ठीक है जी। दोबारा सुन लें, डिस्ट्रीब्यूशंस दो तरह पे होती हैं। एक होती है जी डिस्क्रीट वेरिएबल की बेस पे, और एक होती है जी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की बेस पे। डिस्क्रीट वेरिएबल अभी मैंने बता दिया कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मैंने बता दिया कौन सा होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल की बेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती हैं उसके आगे तीन कैटेगरी हैं। एक है हाइपरजोमेट्रिक, एक है बाइनोमियल, और एक है पॉइसन। अगर सवाल में डिस्क्रीट वेरिएबल नजर आया तो तीन ऑप्शन है आपके पास, हाइपरजोमेट्रिक, बाइनोमियल और पॉइसन। इसको वन बाय वन डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, कोशिश करते हैं आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन डिटेल में हर डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल जो है, इसकी भी डिटेल, इसकी भी डिटेल और इसकी भी डिटेल, कोशिश है आज स्टार्ट हो जाए, लेकिन इस पे टाइम लग जाएगा। तो कल इसके ऊपर हम डिटेल जो है ना क्लोजिंग करेंगे। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये कोई बच्चा कह रहा है जी डिस्क्रीट इज काउंटेबल एंड कॉन्टिन्यूस इज मेजरेबल, ये बात गलत है जी। ये जहां से भी आपने पढ़ी है, जिससे भी पढ़ी है, ये बात गलत है। डिस्क्रीट काउंटेबल नहीं होता। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ये कॉलर साइज है, ये कॉलर साइज मेजरेबल है, लेकिन इसके बावजूद, ये मेजर होने के बावजूद ये डिस्क्रीट है। ठीक है जी, तो ये कॉलर साइज जो है ये मेजरेबल होता है, लेकिन इसके बावजूद ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। ये चीज क्लियर कर लें, ये कोई मिसकंसेप्शन है। ठीक है जी, आपने वो जो क्या कहते हैं इंग्लिश में पढ़ा होगा, वो इस तरह की बातें जो है वो आपने नहीं करनी। काउंटेबल्स और मेजरेबल्स ये बातें जो है ना, ये गलत है, इसको डिलीट कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी बात होती है, लेकिन 100% केसेस में ऐसी बात नहीं होती। अच्छा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के ऊपर एक सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानने का आसान तरीका क्या है? नंबर वन, उसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की बातें की जाएंगी। फॉर एग्जांपल उसमें बात की जाएगी एज की, उसमें बात की जाएगी हाइट की, उसमें टेम्परेचर, स्पीड, वेट, टाइम, सैलरी, इस तरह की बातें जाएंगी। ठीक है जी, इस तरह की बातें की जाएंगी। अगर इस तरह का कोई वेरिएबल डिस्कस होगा तो वो सवाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, और अगर वह सवाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो उस पर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है, एक ही फार्मूला अप्लाई होता है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसकी डिटेल डिस्कशन जो है ये कल होगी। आज मैं सिर्फ आपका वो कंसेप्ट बना रहा हूं कि सवाल कैसे पता चलेगा किस डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक हो गया, बहरहाल आगे चलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कभी भी परेशान होने की बात नहीं है। ऑलवेज स्टेटेड इन क्वेश्चन, वो हमेशा क्वेश्चन में बताएगा, हमेशा सवाल में लिखा होगा कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वर्ड हमेशा सवाल में आएगा, हर सवाल में लिखा होता है कि फलां चीज इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फलां चीज इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको वर्ड क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा, तो वो सवाल पढ़ के आइडिया हो जाएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। ठीक है जी, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन पढ़ के आइडिया हो जाएगा। मसला यहाँ पे आता है डिस्क्रीट वेरिएबल में, कि डिस्क्रीट वेरिएबल में वो पता नहीं चलता कि सवाल किस डिस्ट्रीब्यूशन का है। हमने इन तीनों में फर्क तलाश करना है। इन तीनों में अगर हमने डिफरेंस याद रख लिया, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इन तीनों में फर्क हमने तलाश करना है। चलो जी, इन तीनों में फर्क करते हैं। इसकी डिटेल मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है कि डिटेल डिस्कस नहीं होगी,
जिसको इसकी बेसिक में इशू है वो बाद में, लेकिन मैं फिलहाल आपसे ये कह रहा हूं कि हम जरा सवाल पहचानने की ट्राई कर लें, हमें पता चल जाए कि कौन सा सवाल जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन का है। हाइपरज्योमेट्री की आपने जो क्राइटेरिया याद रखना है वो ये है, इसमें हमेशा सिलेक्शन होगी, इसमें हमेशा सिलेक्शन की बात होगी, ये याद रखना। ऐसा सवाल जिसमें सिलेक्शन की बात नहीं होगी वो सवाल हाइपरज्योमेट्री का नहीं हो सकता, ये बात याद रखनी है। इसमें हमेशा सिलेक्शन होगी। ऐसा सवाल जिसमें सिलेक्शन की बात नहीं होगी वो हाइपरज्योमेट्री का सवाल नहीं है। फॉर एग्जांपल डाइसिस, डाइसिस रोल होती हैं, सेलेक्ट नहीं होती, डाइसिस को रोल किया जाता है, तो डाइसिस का सवाल कभी भी हाइपरज्योमेट्रिक से नहीं होगा। कॉइन, कॉइन को टॉस किया जाता है, सर नहीं किया जाता, तो इसलिए कॉइन का सवाल कभी हाइपरज्योमेट्रिक से नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये बात अच्छी तरह से याद रखना है। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट अक्कर होते हैं, हैपनिंग, हैपन होते हैं, कभी सेलेक्ट नहीं होते, इसलिए वो एक्सीडेंट वाला सवाल कभी भी हाइपरज्योमेट्रिक से नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। मार्क्स, बच्चे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, मार्क्स कभी वो सेलेक्ट नहीं करते, इसलिए मार्क्स वाला सवाल कभी हाइपरज्योमेट्रिक से नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है जी। तो एज, एज इंक्रीज या डिक्रीज होती है, डिक्रीज तो खैर नहीं होती, सिर्फ इंक्रीज ही होती है, तो एज कभी सेलेक्ट नहीं हो सकती, एज वाला सवाल कभी हाइपरज्योमेट्रिक से नहीं हो सकता। मैचेस, मैचेस प्ले होते हैं, खेले जाते हैं, मैचेस कभी सिलेक्ट नहीं होते, इसलिए मैचेस का सवाल कभी हाइपरज्योमेट्रिक से नहीं हो सकता। हाँ जी, कार्ड्स, कार्ड्स सेलेक्ट होते हैं, तो कार्ड्स का सवाल हाइपरज्योमेट्रिक से हो सकता है। बॉल्स, बॉल्स सेलेक्ट होते हैं, इसलिए बॉल्स का सवाल हाइपरज्योमेट्रिक से हो सकता है। पर्सन्स, अगर कमेटी बनानी है तो पर्सन्स सेलेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए पर्सन्स वाला सवाल हाइपरज्योमेट्रिक से हो सकता है। ये बात समझ लगी? यहां तक की बातें समझ आ रही हैं आपको? तो ये बातें याद रखनी है कि कौन सी चीजें सिलेक्ट हो सकती हैं, कौन सी चीजें सिलेक्ट नहीं हो सकती। अगर तो सिलेक्शन की बात होगी तो सवाल जो है वो हाइपरज्योमेट्रिक का होगा। फिर सिलेक्शन के बाद सिर्फ ये नहीं कि सिलेक्शन देखी आपने और आंखें बंद करके हाइपरज्योमेट्रिक लगा दिया, नहीं, दूसरी कंडीशन ये देखनी है कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन होनी चाहिए, वो सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसका मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट है। सिलेक्शन हो रही है, क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट है। दो चीजें पूरी करनी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सिलेक्शन हुई विद रिप्लेसमेंट हुई तब भी हाइपरज्योमेट्रिक नहीं लगेगी। सिलेक्शन हो रही है लेकिन विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन हो रही है तो हाइपरज्योमेट्रिक नहीं अप्लाई होगी, ये बात याद रखनी है। ये बात क्लियर है? बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा ले। नंबर 1, हाइपरज्योमेट्रिक का सवाल उस वक्त होगा जब सिलेक्शन होगी और जब विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन होगी। विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन अगर हो गई तो हाइपरज्योमेट्रिक नहीं लगनी, नहीं लगनी, नहीं लगनी। ठीक है जी, अभी हम सवाल करते हैं, अभी हम सवालों की तरफ आते हैं। ओके, सिलेक्शन होगी, नंबर 2 विदाउट रिप्लेसमेंट होगी, एंड नंबर 3 नो ऑर्डर इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में कोई ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं होगा, मतलब फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड क्वीन
इस तरह की बातें नहीं हो सकती। अगर इस तरह की बातें होंगी हाइपर ज्योमेट्रिक नहीं लगेगी। ये बात समझ आ गई? नो ऑर्डर इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। कोई पोजीशन की बात ना करे कि पहला किंग होना चाहिए दूसरा क्वीन होना चाहिए। अगर तो ऑर्डर है तब भी हाइपर ज्योमेट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है जी। मैंने आपको 3 कंडीशनें बताई हैं, तीनों पूरी होनी चाहिए। नंबर 1 सिलेक्शन होगी, नंबर 2 विदाउट रिप्लेसमेंट होगी, नंबर 3 नो ऑर्डर, क्वेश्चन में कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशनें पूरी होंगी तो सवाल हाइपर ज्योमेट्रिक का है। मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। अब ये पहला क्वेश्चन है, जरा पढ़ लें शाबाश। ये सवाल कहता है जी, अमंग ए डिपार्टमेंट 16 ट्रक 5 emit excessive amount of smoke. If 8 of the trucks are randomly selected for inspection, 8 ट्रक सेलेक्ट किए हैं उसने, 8 ट्रक। सिलेक्शन की बात आ गई कि नहीं आ गई, बताएं जरा। इस सवाल में सिलेक्शन की बात आ गई है, ट्रक सेलेक्ट किए जा रहे हैं। What is the probability that this sample will include at least 4 of the truck which emit excessive amount of smoke? क्या क्वेश्चन में उसने बताया है विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? क्या इस क्वेश्चन में उसने बताया है? नहीं बताया। तो क्या अज्यूम करेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट अज्यूम नहीं करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा जी, 4 ट्रक अमाउंट ऑफ स्मोक, हाँ जी 4 ट्रक स्मोक रिलीज करें। 4 ट्रक, क्या उसने ऑर्डर बताया है कि पहले 4 होने चाहिए, फर्स्ट 4 या लास्ट 4? क्या ऐसी उसने कोई ऑर्डर दिया सवाल में? बात समझ लगी थी? तो ये सवाल आपको क्या लगता है किस डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है ये? ये सवाल है जी हाइपर ज्योमेट्रिक का। ये बात याद रहेगी, समझ आ गई सवाल की? अच्छा जी, अब यहां पे बात याद रखो। पहला बात तो ये ट्रक, नंबर ऑफ ट्रक, ये कौन सा वेरिएबल है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस? नंबर ऑफ ट्रक डिस्क्रीट वेरिएबल है कि कॉन्टिन्यूस है? डिस्क्रीट वेरिएबल है। वेरी गुड, शाबाश। पहला पॉइंट, ट्रक डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर 2, ट्रकों की सिलेक्शन हो रही है। नंबर 3, सिलेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है। नंबर 4, उसने कहा जी 4 एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्मोक रिलीज करें, तो उसने नहीं बताया कि पहले 4 या आखिरी 4। कोई ऑर्डर नहीं है क्वेश्चन में, तो यह विदाउट रिप्लेसमेंट है, हाइपर ज्योमेट्रिक इसके ऊपर अप्लाई होगा। सारी कंडीशनें पूरी हो रही हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, अब अगला सवाल देखें ये वाला। A consignment of 12 refurbished laptop contain 3 defective units. If 4 laptop are randomly chosen, लैपटॉप सेलेक्ट हो रहे हैं फॉर इंस्पेक्शन, लैपटॉप सेलेक्ट हो रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? 4 लैपटॉप सेलेक्ट हो रहे हैं। What is the probability that 2 of them will be defective? क्या उसने कहा सवाल में विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट की कोई बात की है? बताएं जरा। विद रिप्लेसमेंट की कोई बात नहीं की, तो क्या अज्यूम करेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट। शाबाश, 4 लैपटॉप सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई बात नहीं की विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट की, तो बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, उसने कहा कि पहले 2 सेलेक्ट डिफेक्टिव होने चाहिए या लास्ट 2 डिफेक्टिव होने चाहिए, उसने बात की ऐसी कोई ऑर्डर गिवन नहीं है सवाल में।
अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ लैपटॉप जो है ये डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूअस? डिस्क्रीट, नंबर ऑफ लैपटॉप डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो लिहाजा ये सवाल जो है किससे होगा? हाइपर ज्योमेट्रिक से होगा। ये बात समझ आ रही है जी? अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 6 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 6 कार्ड सिलेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्शन की बात आ गई, सिलेक्शन की बात आ गई, कार्ड है, कार्ड सिलेक्ट होते होते हैं। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 किंग? क्या उसने कहा है कि पहले 3 किंग हो या लास्ट 3 किंग हो? नो ऑर्डर इज गिवन, नो ऑर्डर इज गिवन। Find what is the probability of getting 3 king if the cards are drawn with replacement? सवाल में with replacement आ गया। तो क्या यह सवाल हाइपर ज्योमेट्रिक से होगा? जब सवाल में बता दिया जाए विद रिप्लेसमेंट है, तो यह सवाल हाइपर ज्योमेट्रिक से नहीं होगा। ये बात समझ आ गई है जी? आगे चलते हैं जी। 6 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। सेम क्वेश्चन है, 6 कार्ड हैं, सेलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 किंग इफ द कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट? यहां पे उसने बता दिया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। अच्छा, 3 किंग सेलेक्ट करने हैं, बताया उसने पहले 3 है या लास्ट 3 है? नहीं बताया। वेरी गुड, ये सवाल है जो हाइपर से होगा। वो बात समझ आ गई है? ओके जी, अब आगे ये सवाल पढ़े जी। ए पर्सनल डायरेक्टर मस्ट सेलेक्ट, सेलेक्ट का वर्ड आ गया, फ्रॉम अमंग 10 पर्सन टू फिल 4 जॉब ओपनिंग्स। बंदे सेलेक्ट करने हैं, बंदे। 4 ऑफ द कैंडिडेट बिलोंग टू माइनॉरिटी ग्रुप। 10 बंदे हैं, 4 माइनॉरिटी से हैं, तो बाकी फिर 6 मेजॉरिटी से होंगे। सेलेक्ट कितने करने हैं? 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नो माइनॉरिटी ग्रुप विल बी सिलेक्टेड? क्या आप मुझे बताएं, सवाल में उसने बताया कि सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है? नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट फिर क्या अज्यूम करेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट है। अच्छा, नो माइनॉरिटी ग्रुप, इसकी कोई पोजीशन बताई है कि ये पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा? नो ऑर्डर इज गिवन। तो ये सवाल कैसे होगा जी? ये हाइपर ज्योमेट्रिक से होगा। उसके बाद वंस अगेन ये लैपटॉप की बात कर रहा है। ये ऊपर वाला सवाल मेरा ख्याल है दोबारा आ गया। तो ये सवाल भी हाइपर ज्योमेट्रिक से होगा। और हाइपर ज्योमेट्रिक कुछ कुछ पल्ले पड़ गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब बात करनी है बाइनोमियल की। हाइपर ज्योमेट्रिक में एक बात और याद रखिएगा, हाइपर ज्योमेट्रिक में जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात आ रही है, इसका मतलब यह होगा कि इसमें डिपेंडेंट इवेंट होते हैं। याद आ रहा कुछ कुछ? डिपेंडेंट इवेंट में हमने पढ़ा था विदाउट रिप्लेसमेंट, कुछ याद करें, मल्टीप्लीकेशन लॉ।
मल्टीप्लिकेशन लॉ में हमने पढ़ा था विदाउट रिप्लेसमेंट, और उस वक्त बात हो रही थी डिपेंडेंट इवेंट की। याद आ रहा है कुछ कुछ? वेरी गुड। अब याद रखना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त अप्लाई होती है जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब मल्टीप्लिकेशन लॉ में इंडिपेंडेंट इवेंट जो होते हैं उस पे बाइनोमियल अप्लाई होती है। हाइपरजोमेट्रिक और बाइनोमियल में फर्क ये है कि ये डिपेंडेंट इवेंट में अप्लाई होती है और ये इंडिपेंडेंट इवेंट में अप्लाई होती है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसका एक और क्राइटेरिया भी ये है कि n 20 से लेस होता है एंड p 0.05 से अबव होता है। ये क्राइटेरिया भी है। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा ये क्राइटेरिया हो। इसका क्राइटेरिया जो आई कैप की बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि n को p से मल्टीप्लाई करें, आंसर 5 से कम होना चाहिए। ये आई कैप की बुक में लिखा हुआ है। ये मैं अभी आपको बताता हूं। हाँ जी, ये 20 हो सकता है, कोई मसला नहीं, ये 20 हो सकता है। बहरहाल इन दोनों का प्रोडक्ट 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? ये बात याद रखनी है। अच्छा, आगे सुने, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन भी इंडिपेंडेंट इवेंट होती है। सोचें जरा, अगर सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट हो तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं कि नहीं होते? मल्टीप्लिकेशन लॉ में याद करें, अगर सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट हो तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट की एग्जांपल है। अच्छा, तो याद रखना, विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन अगर आ गई तो वो सवाल बाइनोमियल से हो सकता है। विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन अगर आ गई तो वह सवाल बाइनोमियल से हो सकता है। याद रहेगा ये बात? याद करें, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन लॉ आपको पढ़ाया था उसमें हमने बातें जो की थी, याद करें, ये वाला सवाल मैंने आपको करवाया था। मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट इवेंट में अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके पास ऑप्शन है परम्यूटेशन की और कॉम्बिनेशन की। याद आ रहा है कुछ कुछ? विदाउट रिप्लेसमेंट वाला सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं, लेकिन विद रिप्लेसमेंट वाले सवाल को हमने नहीं छेड़ा था। विद रिप्लेसमेंट वाले सवालों का आपने पूछा था सर इसका कोई शॉर्टकट बताएं, तो मैंने उसका कोई आंसर नहीं दिया था आपको। याद आ रहा कुछ कुछ? वो विद रिप्लेसमेंट वाले जितने सवाल हैं वो सारे आज के बाद याद रखना बाइनोमियल से हो सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे सवाल बाइनोमियल से हो सकते हैं, जितने भी हमने किए थे ये सारे बाइनोमियल से हो सकते हैं। ठीक है जी, ये याद करें। मैंने बताया था परमुटेशन में भी विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, कॉम्बिनेशन में भी विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। फर्क ये है कि यहाँ पे पोजीशन होती है, यहाँ पे पोजीशन नहीं होती। मैंने आपको एक सवाल करवाया था अगर आपको याद हो यहाँ पे, और मैंने उस वक्त विद रिप्लेसमेंट वाली कोई बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि पोजीशन है तो परम्यूटेशन, पोजीशन नहीं है तो कॉम्बिनेशन विदाउट रिप्लेसमेंट की। परम्यूटेशन भी विदाउट रिप्लेसमेंट पे लगता था, कॉम्बिनेशन भी विदाउट रिप्लेसमेंट पे लगता था। मैंने विद रिप्लेसमेंट पे कोई आपको शॉर्टकट नहीं बताया था। आज के बाद याद रखना, विद रिप्लेसमेंट में चाहे पोजीशन हो चाहे पोजीशन ना हो, दोनों सूरतों में बाइनोमियल लग सकती है।
दोनों सूरतों में बाइनोमियल लग सकती है, ये बात याद रहेगी। अभी आपको करके दिखाता हूं, आप परेशान ना हो। हाँ जी, पोजीशन गिवन हो, पोजीशन अगर आपको गिवन है तब भी, पोजीशन गिवन नहीं है तब भी बाइनोमियल लग सकती है। हाँ जी, ये बात याद रहेगी। ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। अच्छा जी, अब आगे आ गया जी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल क्लियर है आपको? बाइनोमियल क्लियर है? हाँ जी, चलो जी, अब जरा सवालों के ऊपर ट्राई कर लेते हैं। ये याद करें, ये अभी भी सवाल हमने किया था। ये क्वेश्चन नंबर 15 याद करें। 6 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक का 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 किंग इफ द कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट? ये विद रिप्लेसमेंट वाला सवाल, अब जरा बताएं, हाइपरज्योमेट्रिक से तो नहीं हो सकता, तो किस से हो सकता है? छह कार्ड हैं, सिलेक्शन की बात हो रही है इस सवाल में, सिलेक्शन की बात हो रही है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन विद रिप्लेसमेंट है। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो ये सवाल बाइनोमियल से होगा। ये सवाल किससे होगा जी? बाइनोमियल से होगा। अब ये बात याद रहेगी। ठीक है जी, अब ये सवाल पढ़ लें। अकॉर्डिंग टू म्यूनिसिपल records 80% of family living in a certain area own a car. If 5 families are randomly selected from this area, calculate the probability that no family out of 5 will own a car. इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको, एन गिवन है आपको। ये बात समझ आ रही है? क्या ये जो 5 फैमिली रहती हैं, क्या ये इंडिपेंडेंटली रहती हैं या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? क्या हर फैमिली जो गाड़ी रखती है वो इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। अब एन 20 से छोटा है, पी 5% से बड़ा है, तो इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा? इस पे बाइनोमियल लगेगा। तो 1 फैमिली आउट ऑफ कार, ये भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। वो कहते हैं जी, एन अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट मेक्स रैंडम गेस फॉर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऑन ए क्विज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर इज। अब सोच समय के जवाब दें। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 10। क्या हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट होता है? सोचिए जरा, अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो क्या दूसरा भी गलत होगा? क्या हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से इंडिपेंडेंट होता है कि डिपेंडेंट होता है? शाबाश बता दें। हर क्वेश्चन दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। अब ट्रू फॉल्स में मुझे बताएं, करेक्शन, एक सवाल के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ट्रू फॉल्स, एक सवाल है, उसमें एक ट्रू ऑप्शन है, एक फॉल्स ऑप्शन है, तो सवाल के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%।
ये बात समझ आती है? हर सवाल इंडिपेंडेंट है। अच्छा आगे बताएं मुझे, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है? डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो गौर से देखो, इस पूरे सवाल को गौर से देखो। इस पूरे सवाल में नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है जो कि डिस्क्रीट वेरिएबल है। हर सवाल दूसरे से इंडिपेंडेंट है। टोटल 10 सवाल है और सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, 0.5 है। तो मुझे सोच समझ के जवाब दो, क्या यह सवाल हाइपर से होगा? क्या क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं या अटेम्प्ट होते हैं? क्या क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है या अटेम्प्ट किया जाता है? क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं होते, अटेम्प्ट होते हैं। हाँ जी, तो बताएं मुझे, क्या यह सवाल हाइपर ज्योमेट्रिक से होगा? यह सवाल बाइनोमियल से होगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक हो गया जी। अच्छा, ओके जी, ओके ओके ओके। अब यहां पे आ जाए, ये क्वेश्चन जरा देखते हैं। ए सेल्समैन हैज एस्टिमेटेड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए सेल व्हेन कॉलिंग ऑन ए कस्टमर इज 0.5। एक कस्टमर को कॉल करके चीज बेचनी है। एक कस्टमर को कॉल करके चीजें बेचनी है, कहता है कस्टमर परचेज कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। इफ दिस सेल्समैन कॉल ऑन 5 कस्टमर, वो कहता है कॉलिंग करनी है कितने कस्टमर को? 5 कस्टमर को। ओके, क्या एक कस्टमर परचेज करेगा, एक कस्टमर चीज परचेज कर ली, तो क्या दूसरा कस्टमर के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट होती है? एक कस्टमर परचेज करे या ना करे, दूसरे कस्टमर पे उसका इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये कौन सा इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। वेरी गुड। और कस्टमर को चीजें बेचनी है, सेलेक्ट नहीं करना। माल किस डिस्ट्रीब्यूशन का है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। ये बात याद रहेगी। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। इस सवाल में यह मैटर नहीं करता कि फर्स्ट 3 सेल या लास्ट 3 सेल पोजीशन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल बाइनोमियल से ही होना है। ये बात समझ आती है? इसलिए पोजीशन की डिस्कशन मैं कर ही नहीं रहा यहां पे, पोजीशन हो या ना हो बाइनोमियल से होगा। तो ये बात पल्ले पड़ गई है। ओके जी, अब आगे देखते हैं जी। ये सवाल है, इन ए सर्वे ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स 75% said that they expect to be promoted within a month. Probability of promotion 75% है after receiving their degree. If this proportion holds for the population, find for a sample of size 5, sample size of 5, the probability number of expected promotion within a month after graduation is at least 3. अच्छा जी, मुझे बताओ, 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और उनके प्रमोशन के चांसेस हैं 75%। मुझे बताओ, अगर स्टूडेंट नंबर 1 प्रमोट हो जाए, उसका स्टूडेंट नंबर 2 के प्रमोट होने पे कोई इंपैक्ट है?
पहले बच्चे का प्रमोट होने या ना होने पे दूसरे बच्चे पे कोई इंपैक्ट आएगा? कोई इंपैक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट है। एन की वैल्यू है 5, प्रोबेबिलिटी है 75%। हाँ जी बताएं जी, शाबाश। इंडिपेंडेंट इवेंट है, एन 20 से कम है, पी 0.05 से अबव है। क्या यह सवाल बाइनोमियल से हो सकता है? ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा सुने। अगर वो क्वेश्चन दे आपको कि 10 डाइसेस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, find the probability that 3 dices show 6। अब ये सोच समझ के जवाब दें। 10 डाइसिस रोल करनी है, तो क्या ये सवाल हम सिंपल प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 से कर सकते हैं? भाई एक डाइस रोल करें ना 6 आउटकम है, 2 डाइस रोल करें 36 आउटकम है, 3 डाइस रोल करें 216 आउटकम है, तो 10 डाइस रोल करनी है। तो ये तो हम 2 डाइसिस पे ही हमारी बस हो जाती चैप्टर 15 में। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अब जरा सुने पहला पॉइंट। डाइसिस कितनी है? 10। डाइसिस कितनी है? 10। ओके, हर डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी, एक डाइस के ऊपर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। ये बात समझ आती है? तो ये 0.167 बनता है अप्रोक्सीमेटली। जरा सोचें, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 करें तो आंसर आता है 0.167। ये बात समझ आ रही है? 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 0.167। अब जरा सोचें, एक डाइस पे 6 आए या ना आए, क्या दूसरी डाइस पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कौन सा इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट। शाबाश। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 10 डाइसिस वाला सवाल बाइनोमियल से हो सकता है। और ये बात समझ आ गई है जी? ओके जी, अगला सवाल देखते हैं। 10 coins are tossed. Find the probability that 3 coin show head. हाँ जी, अब बताएं। पहला पॉइंट, क्या कॉइन डिस्क्रीट वेरिएबल है? यस, डिस्क्रीट वेरिएबल है। ओके, क्या कॉइन को टॉस करते वक्त एक कॉइन पे हेड अगर आए तो क्या जरूरी है दूसरे कॉइन पे भी हेड आएगा? क्या इसका इंपैक्ट दूसरे पे होता है?
कोई इंपैक्ट नहीं होता। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगला, कॉइन कितने हैं? 10। हम इंटरेस्टेड है हेड में। हेड पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 या 0.5, ऐसे ही है। तो 10 कॉइन है, हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और कॉइन भी इंडिपेंडेंट है, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सवाल किस डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है? ये सवाल भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है। हाँ जी, तो बताओ बच्चों, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आज के बाद फर्क कर लोगे? आज के बाद आपको इन दोनों में फर्क समझ आ जाएगा? वेरी गुड, शाबाश। अब है जी अगली बारी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना है, हमेशा रेयर इवेंट्स होते हैं। रेयर इवेंट्स जो बहुत कम अकर होते हैं, बहुत कम, मतलब इतने रेयर हैं कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी 5% से कम है। वो सवाल आपको वैसे ही पता चल जाएगा। मतलब फैक्ट्री को आग लग जाना, ये रेयर इवेंट है। एक्सीडेंट हो जाना, ये रेयर इवेंट है। ब्लाइंड बेबीज की बर्थ होना, ये रेयर इवेंट है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हर बंदे का कैंसर में मुब्तला होना, ये रेयर इवेंट है। ठीक हो जी? तो इस तरह के अगर सवाल के अंदर इस तरह की बातें करेगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये रेयर इवेंट की बातें कर रहा है। ठीक हो गया जी? तो ये बातें याद रखनी है, इसको इसी तरह से क्लियर कर लीजिएगा कि ये रेयर इवेंट्स की बातें हो रही हैं। पर इसका जनरल क्राइटेरिया आपने याद रखना है कि इसमें N20 से अबव होता है और P की प्रोबेबिलिटी 5% से कम होती है। ठीक है जी? और इसमें भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बाइनोमियल में होते थे, यहां पे भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ म्यू गिवन हो, ओनली म्यू इज गिवन। ऐसा सवाल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एवरेज गिवन है, वो सवाल भी पॉइसन का हो सकता है। लेकिन वो एवरेज की वैल्यू अगर 30 से कम होगी तब वो सवाल पॉइसन का है। अगर वो एवरेज की वैल्यू 30 से कम होगी तब वो जाके सवाल पॉइसन का है। ये बात याद रखनी है। बहरहाल पॉइसन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो क्राइटेरिया याद रखना है। नंबर 1, रेयर इवेंट की बात करेगा, अगर प्रोबेबिलिटी दी गई है तो 5% से कम होगी। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दी गई, तो सिर्फ और सिर्फ अगर म्यू की वैल्यू दी गई है, तब भी वो सवाल पॉइसन का होगा। या तो वो आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बता देगा, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं बताएगा तो फिर म्यू बताएगा। यहां से पहचान हो जाएगी। ठीक है जी? अब ट्राई कर लेते हैं सवाल को।
अब ये क्वेश्चन देखे जरा, द एवरेज नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट ऑन ए सर्टेन सेक्शन ऑफ हाईवे इज 2 पर वीक। पूरे हफ्ते में थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं जी? 2 हो रहे हैं। ये बात समझ आ रही है जी? एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं जी? 2 हो रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो बता रहा है क्वेश्चन में, क्या ये एवरेज है? बताएं जरा, शाबाश। क्या ये एवरेज है? एवरेज है, बिल्कुल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 एक्सीडेंट ऑन द सेक्शन ऑफ हाईवे ड्यूरिंग ए 2 वीक पीरियड। अगर इस सवाल में, पूरे के पूरे सवाल में सिवाय एवरेज के और कुछ भी गिवन नहीं है, सिवाय एवरेज के कुछ भी गिवन नहीं है, और एवरेज की वैल्यू 2 है, तो ये सवाल किस डिस्ट्रीब्यूशन का है? और ये सवाल किस डिस्ट्रीब्यूशन का है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। सहर बीबी, क्या हो गया? ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। क्या नंबर ऑफ एक्सीडेंट डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस? एक्सीडेंट डिस्क्रीट वेरिएबल है, याद रखना। ये एक्सीडेंट डिस्क्रीट वेरिएबल है, और यहां पे आपको एवरेज दी गई है, एवरेज नंबर की बात हो रही है। यहां पे एन नहीं गिवन, पी नहीं गिवन, एन और पी गिवन नहीं है, यहां पे एवरेज दी गई है, तो ये सवाल पॉइसन का है। ये बात याद रखनी है आपने। दोबारा सुने, इस क्वेश्चन में वो बात कही, उसने स्टार्ट की है एवरेज से। एवरेज के अलावा इस पूरे सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड एविएशन नहीं दी, कोई एन की वैल्यू नहीं दी, पी की वैल्यू नहीं दी। एक्सीडेंट की बात कर रहा है, तो एक्सीडेंट मुझे बताएं डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है? एक्सीडेंट डिस्क्रीट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल नहीं है। तो अब जरा सोचें, अब बात जो हो रही है, क्या एक्सीडेंट सिलेक्ट होते हैं? क्या एक्सीडेंट सिलेक्ट होते हैं? नहीं, एक्सीडेंट सिलेक्ट नहीं होते। तो इसका मतलब यह हुआ हाइपरजोमेट्रिक तो नहीं है। क्या उसने क्वेश्चन में एन और पी की वैल्यू बताई है? एन और पी की वैल्यू बताई है? नहीं बताई, तो बाइनोमियल भी नहीं लगेगा। अब क्या उसने क्वेश्चन में यहां पे पी की वैल्यू बताई है 5% से कम है? क्या पी की वैल्यू 5% से कम है? पता नहीं, सवाल में नहीं बताया। क्या क्वेश्चन में म्यू गिवन है? क्या क्वेश्चन में एवरेज गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो ये सवाल किसका है जी? पॉइसन का है। सबसे ऊपर आपने देखना यह है कि वेरिएबल कौन सा है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। एक्सीडेंट की बात हो रही है, एक्सीडेंट की बात हो रही है, तो एक्सीडेंट डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस है? डिस्क्रीट है। तो अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो इसका मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो हो ही नहीं सकती। अगर एक्सीडेंट डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो उसकी 3 ऑप्शन है, हाइपरजोमेट्रिक, बाइनोमियल और पॉइसन। एक्सीडेंट सेलेक्ट नहीं हो सकते, हाइपरजोमेट्रिक भी गई। एक्सीडेंट में उसने एन और पी की वैल्यू नहीं बताई, बाइनोमियल भी गई। एक्सीडेंट में उसने पी की वैल्यू नहीं बताई, ये वाला क्राइटेरिया भी हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसने हमें म्यू दिया है। यहां से पता चल गया कि सवाल पॉइसन का है। तो बात समझ आ गई है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। The administration of a telephone company claims that only 2.5% of telephone owners are dissatisfied with the company. Probability क्या है? 2.5।
2.5। मुझे बताएं नंबर ऑफ ऑनर्स डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस? ऑनर की बात हो रही है ना, ऑनर की, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। प्रोबेबिलिटी है 2.5%। In order to verify the claim of the company, a random sample of 30 telephone owner is obtained. N की वैल्यू क्या है? 30। P क्या है? 2.5%। ये बात समझ आ रही है? Assuming that the claim of companies to obtain the probability of dissatisfied owner would be less than 3, तो N है 30 और P है 2.5। बताएं ये सवाल किसका है? डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट में 3 ऑप्शन है, हाइपर, बाइनोमियल और पॉइसन। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, बताएं कौन सी लगेगी जी? बाइनोमियल लगेगी जन्नत बीबी? पॉइसन लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि एन की वैल्यू 20 से अबव है और पी की वैल्यू 2.5% है, 5% से कम है। तो ये सवाल पॉइसन होना है, बाइनोमियल से नहीं होना, हाइपर से नहीं होना। ठीक हो गया जी? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें जी। ए बिजनेस हैज ए लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स, these machines require minor adjustment on a regular basis. The need for adjustment occur at random at an average rate of 7 per hour. Average की बात कर रहा है 7। What is the probability that 4 or fewer adjustment will be required in an hour? क्या इस सवाल में एवरेज के अलावा और कुछ गिवन है आपको? हाँ जी, इस सवाल में एवरेज के अलावा कुछ गिवन है आपको इस पूरे सवाल में? और मुझे ये बताएं, एडजस्टमेंट्स, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस? डिस्क्रीट वेरिएबल है। और इस सवाल में एवरेज के अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक हो गया जी? तो ये सवाल भी किसका है जी? ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पहचान लिया आप लोगों ने? अच्छा जी, अब जरा एक सवाल ये चेक करें। इस क्वेश्चन में ए सर्टेन फैक्ट्री मैन्युफैक्चर सर्टेन आइटम, एक फैक्ट्री है कुछ बनाती है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री 3% आर फाउंड डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव है 3%। ए सैंपल ऑफ 10 आइटम इज सेलेक्टेड, 10 वैल्यू सिलेक्ट हुई है फॉर इंस्पेक्शन। अब यहां पे देखें, एक क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है पॉइसन का, लेकिन एक क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है बाइनोमियल का। ये बात समझ आ रही? मतलब n 20 से अबव नहीं है, 20 से लेस है।
ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी 5% से कम है, बात ठीक है, लेकिन सैंपल साइज 20 से कम है। अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें एक क्राइटेरिया पॉइसन का, दूसरा बाइनोमियल का अप्लाई होगा, तो वो फिर सवाल में बताएगा कि कैसे करना है। तो बात समझ आ गई है? देखें, ये सेम क्वेश्चन उसने दिया और वो कह रहा है जी बाइनोमियल से करें, तो बाइनोमियल से करेंगे, तब बहस नहीं होगी। तब हम बहस नहीं कर सकते कि सर बाइनोमियल क्यों लगी, भाई उसने कह दिया तो लगेगी। आप कौन होते हैं? सवाल उसका, पेपर उसका, एग्जाम उसका, पास उसने करना है, उसको कौन रोक सकता है? बात समझ लगी है जी? तो लिहाजा अगर वो कह रहा है बाइनोमियल का सवाल है, तो आप उस वक्त ये नहीं कह सकते कि सर ये जो आउट ऑफ सिलेबस है, या ये नहीं कह सकते कि सर सवाल ही गलत था। ठीक है जी। तो ऐसी बातें नहीं करनी आपने। अगर आई कैप ने कहा है कि बाइनोमियल से करें तो करें, उस वक्त क्राइटेरिया नहीं देखा जाएगा, वो तमाम क्राइटेरिया से ऊपर है, क्राइटेरिया बहुत नीचे रह जाते हैं, तमाम क्राइटेरिया से ऊपर बैठा हुआ है वो। ठीक है जी। तो अगर एक क्राइटेरिया पॉइसन का अप्लाई हो, एक बाइनोमियल का अप्लाई हो, तो वो फिर कहेगा बाइनोमियल से करें तो करें। फिर वही सवाल वो कह सकता है कि पॉइसन से भी करें, तो अगर वो कहेगा पॉइसन से करो तो करो, कहेगा से करो तो करो। अच्छा जी। उसके बाद अगला सवाल देखें। ए लोन ऑफिसर इन बैंक एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बाय एन कस्टमर इज 0.025। डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी 0.025 है। लास्ट मंथ द बैंक अप्रूव्ड 40 लोन एप्लीकेशन, एन की वैल्यू 40 है। द प्रोबेबिलिटी दैट 3 लोन विल बी डिफॉल्टेड, 3 लोन डिफॉल्ट करेंगे। बताएं ये सवाल किस डिस्ट्रीब्यूशन का है? पी है 2.5%, एन है 40। ये जरा गौर से क्राइटेरिया देखो। ठीक है जी। तो ये सवाल किससे होगा जी? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। और ये सारे सवाल समझ आ गए हैं आपको? तो ये सारे सवाल क्लियर है? बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके जी। तो चले, मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी आपको समझ आना शुरू हो गई है। ठीक है जी। चलो जी, अभी नमाज की ब्रेक है 10 मिनट की। 4:17 हुए हैं, 4:27 पे क्लास शुरू हो जाएगी। ओके जी, डन हो गया जी। थैंक यू।
हाँ जी, 4:27 क्लास स्टार्टेड। आ जाओ बच्चों, वापस आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी, अभी हम देखते हैं जी थोड़ा सा बाइनोमियल हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होती है?
हाइपरज्योमेट्री का फार्मूला है एन सी एन के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स। ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, पता नहीं शायद आपको पता चल जाए कि नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, मुझे नहीं पता क्या चीज है, ये के क्या है पता नहीं, ये एक्स क्या है पता नहीं, ये एन माइनस के क्या है पता नहीं, ये एन माइनस एक्स क्या है पता नहीं। ठीक है जी, मेरा सवाल हल हो जाता है, ये मैटर करता है, बाकी चीजें क्या है ये नहीं पता। अच्छा जी, आपने जो सवाल पढ़ा हुआ ना कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन वाला जो आपने टॉपिक पढ़ा था कल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो जो कॉम्बिनेशन है ना वो ही बेसिकली हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। वो जो कल अपने कॉम्बिनेशन वाले सवाल किए थे ना, वो कॉम्बिनेशन ही बेसिकली हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल करते हैं जी। ये सवाल था जी हाइपरज्योमेट्री का, ये करना है हमने, फर्ज करें सवाल करने का तरीका क्या, जरा देख लें। पहला पॉइंट तो ये है कि हमें पता चल जाए कि सवाल में हाइपरज्योमेट्रिक है, बाइनोमियल है या जो भी है, वो तो आपको पता चल गया ना कि सवाल हाइपरज्योमेट्रिक है। ट्रक वाला सवाल याद है आपको? ओके जी, अब सवाल करना कैसे तरीका सीख लें। आपको क्वेश्चन में देखना है ये है कि टोटल वैल्यू उसने दी हुई है, टोटल ट्रक बताए हुए हैं सवाल में। ठीक हो गया जी, फर्ज कर लीजिए टोटल ट्रक उसने बताए हुए हैं 16 हैं टोटल। अब वो कहता है जी 5 एमिट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्मोक, 5 ट्रक ऐसे हैं जो ज्यादा स्मोक जनरेट करते हैं। स्मोक जनरेट करने वाले कितने हैं? 5। तो गुड ट्रक कितने हैं? 11। ये गुड ट्रकों वाली बात उसने नहीं बताई, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। ये इक्वेशन जो मैंने बनाई है ये आपको समझ आ रही है? दोबारा पढ़ ले जी। among a department 16 trucks 5 emit excessive amount of smoke। तो टोटल ट्रक है 16, 5 स्मोक जनरेट करते हैं ज्यादा, तो ये है अब नॉर्मल या डिफेक्टिव जिसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो 11 हैं वो गुड ट्रक हैं, वो इतनी ज्यादा स्मोक जनरेट नहीं करते। ये इक्वेशन हमने बना लेनी है। इफ 8 ऑफ द ट्रक्स आर रैंडमली सेलेक्टेड, सेलेक्ट कितने करने हैं ये भी नीचे लिख लें, 16 में से 8 सेलेक्ट करने हैं। What is the probability to include at least 4 of the truck which emit excessive amount of smoke? चलो जी पहले फिलहाल कर लेते हैं जी, यहां तक की बात समझ आ गई है जी। फर्ज करें जी, वो कहता है जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, एक ट्रक सेलेक्ट किया आपने, एक ट्रक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। पहले एक ट्रक की प्रोबेबिलिटी निकाल दें। तो सुनने जी तरीका क्या है, फार्मूला लगेगा जी के सी एक्स एन सी एन एन माइनस के सी एन माइनस एक्स। ये क्या है ये मुझे नहीं पता, तो हमने बस लॉजिकली देखना है, सवाल होता है हमसे। देखिए नहीं जरा, टोटल ट्रक कितने हैं? 16। सिलेक्ट कितने करने हैं? 8। ये तरीका समझ आता है आपको? टोटल कितने हैं, सिलेक्ट कितने करने हैं। ये समझ आ गया नहीं?
ओके, अब एक ट्रक चाहिए, कौन सा? स्मोक जनरेट करने वाला। स्मोक जनरेट करने वाले कितने ट्रक हैं? 5। उसमें से कितने चाहिए? 1। ये बात समझ आ गई? मल्टीप्लाइड बाय बाकी ट्रक कितने हैं? 11। उसमें से कितने चाहिए? अब सिंपल सी बात है, 8 सिलेक्ट करने हैं। एक तो हो गया स्मोक वाला, बाकी 7 फिर गुड होंगे। सोचो जरा। और ये बात सबको समझ आई है? ठीक हो गया जी? अच्छा तो फिर एन का मतलब क्या है, इतना सुन लें। एन का मतलब है टोटल पॉपुलेशन। इस डिपार्टमेंट के पास टोटल कितने ट्रक हैं? समझ आ गई थी? और एन का क्या मतलब है? एन का मतलब है सैंपल। सेलेक्ट कितने करने हैं? जो सेलेक्ट करने हैं वो सैंपल है। ठीक हो गया जी? अब ये क्लियर कर लो। कैपिटल एन का मतलब क्या है जी? पॉपुलेशन। स्मॉल एन का मतलब क्या है जी? सैंपल। टोटल 16 ट्रक थे, उसमें से 8 सिलेक्ट करने हैं। अब के का क्या मतलब है? के का मतलब यह है कि जो ट्रक आपने सिलेक्ट किया है, पॉपुलेशन में वो कितने पड़े हुए हैं। टोटल पॉपुलेशन में फेवरेबल आउटकम्स इन पॉपुलेशन। के का मतलब है फेवरेबल आउटकम इन पॉपुलेशन। कि जो आपको स्मोकी ट्रक चाहिए वो टोटल कितने हैं? वो है 5। ये के का मतलब है 5। एक्स का मतलब है वो फेवरेबल आउटकम कितने सेलेक्ट किए हैं। हमने कितने सेलेक्ट किए हैं जी? 1, जो कि सवाल में गिवन होगा। एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा जी, तो फिर एन माइनस के का मतलब क्या है? एन माइनस के का मतलब है अनफेवरेबल आउटकम्स इन पॉपुलेशन। जो आपको नहीं चाहिए। स्मोकी ट्रक चाहिए था, बाकी जो है वो अनफेवरेबल आउटकम है एन माइनस के। ये जो लिखा हुआ है एन माइनस एक्स, सैंपल में अनफेवरेबल आउटकम कितने चाहिए। ये बात समझ लगी है? अगर आपको ये नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, लॉजिकली आपको समझ आता है ये क्या लिखा हुआ है लॉजिकली। ये लॉजिक से आपको ये बात समझ आती है? ठीक है जी? तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आपको कैपिटल एन नहीं पता, स्मॉल एन नहीं पता, के नहीं पता, एक्स नहीं पता, सवाल का आंसर आ गया है तो बस काफी है। ये सवाल कैसे होगा, ये जरा देख लें जी।
ये कैलकुलेटर आपको नजर आ रहा है? ओके जी, अब आपने करना क्या है, 5C1 5 शिफ्ट C1 मल्टीप्लाइड बाय 11 शिफ्ट C7 डिवाइडेड बाय 16 C8, आंसर आ जाएगा 5/39। और ये सबको समझ आ गई थी? और ठीक है। अच्छा जी, अब अगर फर्ज करें अब अगर वो कहे कि 2 ट्रक चाहिए स्मोक वाले, स्मोक वाले 2 ट्रक चाहिए, तो सबसे पहले मुझे बताएं, नीचे तो 16C8 आएगा ना? शाबाश बताएं। ठीक हो गया, 16C8। ऊपर क्या आएगा? स्मोक वाले ट्रक टोटल कितने हैं? 5। कितने चाहिए? 2। बाकी ट्रक कितने हैं? 11। उसमें से कितने चाहिए? सिंपल सी बात है, 8 सिलेक्ट हुए हैं ना, तो 2 ये चाहिए, तो बाकी कितने रह गए? 6। गिनती पूरी करनी है आपने, याद रखना। गिनती पूरी करने का मतलब क्या है? अगर डिनोमिनेटर पे 8 है ना, तो यहां पे भी 8 होना चाहिए। अगर ऊपर 16 है ना, तो यहां पे भी 16 होना चाहिए। गिनती पूरी होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर चेक कर लें, शाबाश। 5C2 11C6 ओवर 16C8 14/39 आंसर आता है। और ये बात समझ आ गई जी? 14/39। अच्छा जी, अगर वो कहे जी 3 ट्रक स्मोक वाले चाहिए, 3 चाहिए, 3, तो कैसे करेंगे जी? ये बताएं, शाबाश। टोटल कितने ट्रक हैं जी? 5। 5 में से कितने चाहिए? 3। बाकी कितने रह गए? 11। 11 में से कितने चाहिए? 5। तो ये बात समझ आ रही है? गिनती पूरी होनी चाहिए। यहां पे 8 है, यहां पे भी 8 चाहिए, यहां पे 16 है, यहां पे भी 16 चाहिए। तो कैलकुलेटर में जाएंगे, 5C3 11C5 ओवर 16C8 14/39। अगर वो कह दे जी हमें 0 ट्रक चाहिए, कोई स्मोक की ट्रक नहीं चाहिए, कोई स्मोक वाला ट्रक नहीं चाहिए, फिर क्या करेंगे? तो आ जाएगा जी 5C0 मल्टीप्लाइड बाय 11C8 ओवर 16C8। ठीक है जी, इस तरह से आ जाएगा। तो कर देंगे जी 5C0 11C8 ओवर 16C8 1/78।
और ये समझ आ गया सबको? इसमें बता देनी शाबाश। वेरी गुड। 1 2 0 1 2 3 ये सारे फाइंड हो गए। सवाल में उसने क्या कहा है? सवाल में उसने 0 1 2 3 4 नहीं कहा। सवाल में उसने कहा था एट लीस्ट 4। एट लीस्ट 4 कैसे निकालेंगे जरा सोचें। एट लीस्ट 4, एट लीस्ट 4 कैसे निकालेंगे? देखें, टोटल स्मोकी ट्रक कितने हैं सवाल में? टोटल स्मोकी ट्रक कितने हैं? टोटल 5। तो फिर एटलीस्ट 4 का मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम 4 ट्रक हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं? क्या 6 हो सकते हैं? क्या 6 ट्रक हो सकते हैं? टोटल 5 स्मोकी ट्रक हैं, तो 6 कैसे हो सकते हैं? ये बात समझ आ गई आपको? तो इसमें करना क्या है सुन ले। पहले 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 4 ट्रक, अगर 4 ट्रक हो, 4 ट्रकों की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? शाबाश बताएं, सोचें जरा। 4 ट्रकों की प्रोबेबिलिटी 5C4 इंटू 11C4, ये बात समझ आती है? 5C4 इंटू 11C4 प्लस 5C5 इंटू 11C3, सोचे जरा। ये आउटकम है 4 का और ये आउटकम है 5 का। यहां पे अलहदा गिनती पूरी होनी चाहिए, यहां पे अलहदा गिनती पूरी होनी चाहिए, बीच में प्लस का साइन आएगा। ये बात समझ आ रही है? और नीचे सैंपल स्पेस वही आएगी क्या? 16C8। अब ये सवाल हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 5C4 मल्टीप्लाई बाय 11C4 प्लस 5C5 मल्टीप्लाइड बाय 11C3, ये सारा कुछ इकट्ठा जमा करके एंड पे डिवाइड कर दें 16C8 से, तो आंसर आ जाएगा जी 11/78। 11/78। वो बात समझ आइए जी? 11/78। ठीक हो गया जी? ये सबको समझ आ गया जी? एक और सवाल कर लेते हैं हाइपरज्योमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 14 था, ये हाइपरज्योमेट्री का था। ये देखिए जरा, लिखा भी हुआ हाइपरज्योमेट्री का। वो कहते हैं एक कंसाइनमेंट ऑफ 12 रिफर्बिश्ड लैपटॉप कंटेन 3 डिफेक्टिव यूनिट्स। तरीका मैंने बताया, तरीका याद रखना है। तरीका क्या है? टोटल लैपटॉप लिख लो, डिफेक्टिव लिख लो 12, यहां पे लिखो 12। डिफेक्टिव कितने हैं? 3, यहां पे लिखो 3। तो गुड निकल आएंगे। गुड कितने हैं? गुड निकल आएगा। गुड ये बताया है, ये बताया है, ये नहीं बताया। तो पहले गुड सोचो, गुड लैपटॉप कितने होंगे? 9 होंगे। ये सवाल में नहीं बताया, ये आपको पता होना चाहिए।
इफ 4 लैपटॉप्स आर चूजन, सेलेक्ट कितने करने हैं? ये लिख लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। साथ ये भी लिख लो कि सेलेक्ट कितने करने हैं, 4 सेलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 ऑफ देम विल बी डिफेक्टिव? अब सोचो, एटलीस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल डिफेक्टिव कितने हैं? टोटल डिफेक्टिव कितने हैं? टोटल डिफेक्टिव 3 है, तो मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं ना। सोचो जरा, मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, 4 तो नहीं ना हो सकते। पॉपुलेशन में टोटल डिफेक्टिव है ही 3, 4 तो नहीं ना हो सकते। तो यहां पे फिर क्या लगेगा जी? पहले NCN की जगह क्या रहेगा? 12 टोटल लैपटॉप है, 4 चाहिए। 12 टोटल है, 4 चाहिए। तो पहले 2 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी और 3 की प्रोबेबिलिटी। 2 कैसे निकलेगा? डिफेक्टिव है 3, 3C2 मल्टीप्लाइड बाय 9C2। ये 9C2 कहां से आया? बात समझ आ रही है? हमने गिनती पूरी करनी है। मैंने आपको जो रूल बताया वो रूल याद रखना है। यहां पे है 12, ऊपर होना चाहिए 12। यहां पे है 4, यहां पे भी 4 होना चाहिए। गिनती पूरी होनी चाहिए। गिनती पूरी होगी, उसके बाद जमा का साइन आएगा। उसके बाद 3 की प्रोबेबिलिटी जमा होगी। जब तक गिनती पूरी नहीं होगी, जमा का साइन नहीं आएगा। उसके बाद 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 3 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी जी? 3C3 मल्टीप्लाइड बाय 9C1। ये 9C1 कहां से आया? ये ठीक हो गया जी? तो अब ये सारा सवाल कैलकुलेटर पे हम कर सकते हैं आराम से। हाँ जी, 3C3 प्लस 3C3C1 ओवर 12। 2 + 2 4 और 3 + 1 4, 9 3 12, 9 3 12 पूरी हो गई जी। आंसर आ रहा है जी 13/55। क्या आंसर आ रहा है जी? 13/55। तो यहां पे तो 13/55 नहीं है, तो फिर देखना पड़ेगा कि 13.55 किसके बराबर होता है। ये आपके पास ये वाला बटन हो गया, प्रेस कर दें SD वाला बटन। SD वाला बटन प्रेस करेंगे तो 0.236 आ जाएगा। तो 0.236 मैच हो रहा है। और ये तरीका समझ आ गया जी आपको? अच्छा जी, अब ये सवाल भी था, हमने कहा था हाइपरजोमेट्रिक से होना है। क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। सबसे पहले मैंने आपको जो तरीका बताया वो इक्वेशन याद रखनी है। टोटल कार्ड है, वो किंग नहीं है। ये तरीका समझ आ, ये इक्वेशन समझ आ रही है?
सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे करना है, आपने इक्वेशन लिखनी है पहले। ये 48 कहां से आया, सवाल में नहीं बताया उसने, लेकिन आपने लिखना है। ये वो सवाल में नहीं बताएगा आपको, लेकिन आपने लिखना है। अगर आप चाहते हैं ना सवाल ठीक हो जाए, तो ये इक्वेशन इस तरह से लिखनी है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, और लिख लोगे। उसके बाद सिलेक्ट कितने करने हैं ये भी वो सवाल बताएगा। सिलेक्ट करने हैं 6 सिलेक्ट करने हैं। ओके, 6 सिलेक्ट करने हैं। अब कितने किंग चाहिए? 3 किंग चाहिए। 3, 52 टोटल है। किंग टोटल कितने हैं? 4। उसमें से कितने चाहिए? 3। बाकी कितने रह गए? 48। उसमें से कितने करने हैं? पूरे 3। ये बात समझ आई है आपको? गिनती, ये गौर से देखो, गिनती पूरी करनी है जो बार बार बता रहा हूं मैं आपको। ऊपर आ रहा है 52, इन दोनों का टोटल 52 आना चाहिए। ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 48 C3 ओवर 52 C6 184 बाय 5414 54145। तो यहां पे तो आंसर इस तरह से दिया हुआ है, कोई मसला नहीं। यहां पे कैलकुलेटर में जाएं, ये बटन प्रेस कर दें, तो 3.39 इंटू 10 की पावर -3, मतलब 0.0034, यही बनता है आंसर। 0.0034 बनता है। तो ये बात समझ आ गई है? और सवाल कौन सा है जी? और बाकी के सवाल कर लोगे? अगर मैं ये काम आप पे छोड़ दूं तो ये कर लोगे? देख लेना यार, ऐसा ना हो कि सवाल ना हो। चले, ठीक हो गया। यही आपने सवाल करने हैं इंशाल्लाह। यही सवाल आपने करने हैं जो मैं आपको आज मैंने आपको नोट करवाया ना, ये सवाल कर लें, इतना ही काफी है। ठीक हो गया जी। बाकी बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंशाल्लाह मैं फिर आपको कल करवा दूंगा। आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म करते हैं। और कुछ कुछ समझ आ गई है? वेरी गुड, हो गया। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे 2 घंटे बर्दाश्त किया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।